हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश और आज आपके पास है भौतिक विज्ञान 2022 उत्तराखंड बोर्ड फिजिक्स का पेपर सैद्धांतिक। ठीक है, तो ये 2022 का पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, न्यूटन की खोज किसने की। फिर दूसरा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। श्रेणी क्रम में अगर दो संधारित्र जुड़े हैं तो प्रभावी धारिता के लिए व्यंजक क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन आए हैं। पांचवा क्वेश्चन, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। छठा क्वेश्चन है, लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए। सातवां है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित करें। आठवां है, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है, इसमें फॉर्मूला लिखना है। और 10वां है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके अपवाह वेग तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखना है। फिर है 11वां क्वेश्चन है, धातुओं तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर 12वां क्वेश्चन है, एक कुंडली है, उसकी त्रिज्या दी है, उसमें फेरों की संख्या दी है, उसमें धारा का मान दे दिया है, तो हमसे पूछा है कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। फिर 13वां क्वेश्चन पूछा है, किसी चल कुंडल गैल्वेनोमीटर चल कुंडल धारामापी को अमीटर और वोल्टमीटर में किस तरीके से हम बदल सकते हैं। फिर 14वां क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, इससे क्या अभिप्राय है। 15वां क्वेश्चन है, दो लेंस हैं, एक उत्तल लेंस है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, दूसरा अवतल लेंस है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखना है तो जो कंबाइंड लेंस सिस्टम बनेगा उसकी टोटल फोकल लेंथ क्या होगी वो निकालना है। फिर प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 नंबर, द्रव्य तरंगें क्या हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये आया है। और ये एक 19वां क्वेश्चन देखेंगे तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो इसमें x का मान निकालना है। ठीक है, और किरचॉफ के नियम इसी के अथवा में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करो। फिर अगला क्वेश्चन है, एक LCR सर्किट दिखाया गया है, इसमें इसको V वोल्ट के वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स से जोड़ा गया है। हमसे पूछा गया है कि अनुनादी आवृत्ति निकालो कह रहा है। दूसरा, अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा Z का मान निकालना है जब अनुनाद की स्थिति है। या इसके अथवा में सिंपल सा क्वेश्चन है, भंवर धाराएं क्या होती हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन 22वां है, लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत ही इजी क्वेश्चन। फिर अगला है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए, बहुत ही थ्योरेटिकल सिंपल। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, कार्यफलन और देहली आवृत्ति को उसमें डिफाइन करना है, उसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सीजियम धातु या इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है। कार्यफलन दे दिया है और आवृत्ति दे दी है, एक प्रकाश जो आपतित होता है धातु के पृष्ठ पर, सीजियम धातु पर, तो उसकी आवृत्ति दे दी है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये निकालना है। और अगला क्वेश्चन है, बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। फिर अगला क्वेश्चन है, और एंड तथा नॉट गेट का तर्क प्रतीक खींचे, इसकी सत्यमान सारणी की दीजिए। फिर है, पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, स्थिर वैद्युत स्थितिकी में गाउस का नियम लिखो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आए हैं, तो इनका जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन इसमें था, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक तो क्या होता है, वेबर। तीसरा, कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, एक्स किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, इंफ्रारेड। तो बीटा किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं। गामा, एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स क्या होती हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है, श्रेणी क्रम में संयोजित C1 और C2 धारिता के दो संधारित्रों की प्रभावी धारिता के लिए क्या व्यंजक होगा। तो दो संधारित्र दिए हैं C1 और C2 धारिता के, तो उनका तुल्य निकालना है, इक्विवेलेंट अगर धारिता निकालनी है तो उसके लिए क्या व्यंजक होता है। अगर यहाँ पे प्रतिरोध होता तो क्या होता, R बराबर R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन ये जो संधारित्र है इसके केस में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है 1/ श्रेणी क्रम में उल्टा हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अगला क्वेश्चन पूछा है पांचवा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। सेल के किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो जो सेल है उसके अंदर जो हम वैद्युत अपघट्य भरे रहते हैं उसके द्वारा जो करंट है उसके मार्ग में आने वाली बाधा को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इसको स्मॉल r सिंबल से डिनोट किया जाता है। चूंकि ये एक प्रतिरोध है तो ये इसका मात्रक भी क्या होगा, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो इसको ओम इसका मात्रक आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, लॉरेंज बल क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। तो लॉरेंज बल क्या है, तो इसका आंसर है लॉरेंज फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो लॉरेंज बल है वो कोई भी आवेशित चालक पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अगर दोनों प्रेजेंट हैं कहीं पर, तो उस टाइम पे जो कोई चार्ज्ड पार्टिकल होता है उस पर जो बल कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल F बराबर FM प्लस FE, जहाँ पे FE क्या है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में आवेशित चालक पर लगने वाला बल, और ये चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित चालक पर लगने वाला बल। तो FE QE पढ़ा है हमने, और QE भी साइन थीटा, तो QE V क्रॉस B। फिर यहाँ पे इसने लिखा है कि Q क्या है, E क्या है, B क्या है, V क्या है। Q है चार्ज है, E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, और V है जो पार्टिकल हम ले रहे हैं चार्ज पार्टिकल उसकी स्पीड या वेलोसिटी कह सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित करो। तो जो हमें द्रव्यमान दे दिया है यहाँ पे वो दे दिया है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को हम किस में बदलेंगे, SI यूनिट्स या MKS यूनिट्स में, तो 10⁻³ किलोग्राम। तो फिर आइंस्टीन की जो समीकरण है E बराबर mc², तो इसमें क्या कर देंगे, m का मान हमें पता है 10⁻³ c क्या होता है यहाँ पे, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸। तो इसको क्या कर दिया, 3 × 10⁸ रख के इसका वर्ग कर दिया। तो ये 10⁻³ गुणा इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 9 × 10⁻16 हो गया। तो इसको सॉल्व करके आ गया 9 × 10⁻13 जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। तो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम पूछे हैं, तो पी टाइप में क्या होंगे, बहुसंख्यक पूछे हैं। तो ये पहला एन टाइप है, एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और पी टाइप में बहुसंख्यक क्या हो गए, होल हो गए। अब 9वां क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए। तो हमें क्या करना है, कोई अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है वो उसका व्यंजक लिखना है। अभी हमने खाली इसको डिराइव नहीं करना है, खाली व्यंजक लिखना है। तो हमने क्या किया, एक चित्र बना दिया। चित्र बनाना मैंडेटरी है। एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होंगे, दो बराबर और विपरीत आवेश होंगे। ठीक है, -Q + Q यहाँ पे बनाया है, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं उसको, तो इनके बीच की दूरी होती है 2L। तो जो ये वाला पॉइंट है ये इसका सेंटर है, इसका मध्य बिंदु है। तो हमें क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव दिया है, -Q और +Q इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह सकते हैं, चार्ज पार्टिकल्स कह सकते हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो हमने क्या करना है, इसके सेंटर से, जो ये इसके सेंटर से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है अभी। तो हमने सीधे लिखना है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में r दूरी पर, वो होती है E बराबर 1/4πε0 2p/r3। फिर इसके बाद पूछा है इसमें
कि जो हमने संकेत लिए हैं, जैसे P क्या है, R क्या है, एप्सिलॉन क्या है, इन सब का मान और ये क्या क्या चीज़ हैं, ये किसको डिनोट करती हैं, तो इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो 1/4πε0 एक कांस्टेंट होता है, इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो। और जो R है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब वैद्युत क्षेत्र के मध्य बिंदु से R दूरी, जहाँ पे हमने दूरी है ये एक तरीके से, जहाँ पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखा है। अब 10वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अथवा अनुगमन वेग इसी को कहते हैं, तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित करो। तो इसमें क्या करना है, I बराबर NEA/VD फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है। सिंपल सा एक कंडक्टर ले लिया, इसके जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो A से डिनोट किया है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रति एकांक क्षेत्रफल में n इलेक्ट्रॉन्स हम मानते हैं। तो एकांक आयतन में इसके n इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड में है कहने का मतलब ये किस वेग से गति करेंगे, अनुगमन वेग vd से, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपने पढ़ा होगा। तो हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखना है कि इस टोटल कंडक्टर में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा है कि जो एकांक आयतन है, इसका कंडक्टर है उसका एकांक आयतन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इसका आयतन कितना होगा कंडक्टर का, A × L। क्यों, क्योंकि L इसकी लंबाई है, A इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, NaL। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, E, तो NaL इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, ENaL। तो ये कुल आवेश आ गया। तो कुल आवेश आ गया तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, T से डिवाइड कर देंगे। तो यही क्या है, धारा। धारा तो आ गई। अब लेकिन हमें क्या करना है, इसमें Vd का कुछ ना कुछ Vd लाना है हमने फॉर्मूले में। तो Vd लाने के लिए क्या करेंगे, हम मानेंगे कि इसकी जो लंबाई है कंडक्टर की वो L है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में L डिस्टेंस तय करते हैं। तो जो चाल होती है वो होती है दूरी बट्टे, चाल बराबर दूरी गुणा समय। तो दूरी कितना है, L गुणा समय, अगर हम T ले लें तो यहाँ से T बराबर Vd/L रख देंगे। तो जो I बराबर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा NeA/Vd। 11वां क्वेश्चन, धातुओं और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हमसे पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले द रेजिस्टिविटी, जो प्रतिरोधकता है वो धातुओं की वो बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, और टेम्परेचर घटाने के साथ घटती है। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, RT = R0 1 + अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है, तो जो प्रतिरोध है वो धातुओं का बढ़ता है ताप बढ़ाने पर। क्यों, क्योंकि जो कंपन होते हैं धनायनों के उसका आयाम बढ़ जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको चलने में या क्रॉस होने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाता है, R का मान बढ़ जाता है। ये डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं। और हमने पढ़ा है जो R होता है वो क्या होता है, ρL/A। इससे क्या पता चल रहा है, R क्या है, समानुपाती है किसके, रो के। अगर R बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, अगर R घटेगा तो रो भी घटेगा। तो प्रतिरोधकता R के समानुपाती है। तो अगर ताप बढ़ाने पर R बढ़ रहा है तो रो भी बढ़ेगा, और अगर घट रहा है R ताप घटाने पर तो रो भी घटेगा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, एक कुंडली दे दी है, उसमें 100 फेरे हैं ऐसे, ठीक है, और इसमें जो धारा बह रही है वो है 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर। और हमसे कह रहा है कि इसके जो केंद्र है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ कॉइल, तो ये क्या होता है, N μ0 I/2R। अगर n का मान नहीं दिया होता इस क्वेश्चन में तो हम क्या लिखते, μ0 I/2R। लेकिन यहाँ पे n फेरे दिए हैं तो इसको
टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो n टाइम्स हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टोटल टर्न्स हैं, n का मान दे दिया है 100। रेडियस ऑफ कॉइल, जो हमारे पास कॉइल है, कुंडली है, उसकी त्रिज्या दे दी है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदल देंगे। तो ये क्या आ गया 1/10 या 0.1। और जो धारा आई है वो दी दी है 3.2 एम्पियर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है कॉइल के सेंटर पे, तो वो होता है B बराबर μ0 I/2R इंटू एन। तो इसमें फॉर्मूला रख देंगे। तो n का मान दे दिया है 100 रख दिया, μ0 की जगह रख दिया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि हमें पता है μ0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, μ0 की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और जो हमें करंट दिया है वो है 3.2 एम्पियर। तो आई का मान रख दिया अपॉन 2 इंटू आर का मान कितना निकाल दिया हमने 1/10। तो हमने यहाँ पे उठा के रख दिया। तो इस सबको सॉल्व करके कितना आ गया 2 लगभग गुणा 10⁻³ टेस्ला। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है फिर इसके केंद्र पर 2 गुणा 10⁻³ टेस्ला। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन ये पूछा है, किसी चल कुंडल गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखा होगा आपने, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू अमीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट पैरेलल टू इट। तो जो चल कुंडल धारामापी है उसको हम अमीटर में कैसे बदल सकते हैं, एक छोटा सा रेजिस्टेंस, एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जोड़ देते हैं, इसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, शंटिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, शंटिंग कहलाती है। तो हमने क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर था, इस ऐसे गैल्वेनोमीटर था, इसमें धारा कुछ आ रही होगी, इसके पैरेलल में हमने क्या कर दिया, एक बहुत ही छोटा प्रतिरोध जोड़ दिया, शंटिंग कर दी। इसको एस से निरूपित करते हैं। अगर यहाँ से आई करंट आ रही है और गैल्वेनोमीटर में आई जी धारा जा रही है, तो यहाँ कितनी जाएगी, आई माइनस आई जी। अब आपको साफ दिख रहा है कि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में क्या सेम रहता है, वोल्टेज फिक्स रहेगा। तो जो शंट कह सकते हैं कि अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज के बराबर होगा। तो जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V इक्वस टू आई आर से आ जाएगा, आई जी इंटू जी। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए शंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है। तो शंट में कितनी धारा जा रही है, V इक्वस टू आई इंटू आर होता है। तो शंट में जाने वाली धारा आई माइनस आई जी इंटू शंट का प्रतिरोध क्या लिया है हमने, एस। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एस का मान निकल जाएगा। सेम वोल्ट मीटर में इसका क्या उल्टा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। तो जो मूविंग कॉइल चल कुंडल धारामापी है उसको वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके सीरीज में, उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का क्या जोड़ के, उच्च प्रतिरोध का रेजिस्टेंस जोड़ के इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति क्या होता है, अगर कोई किसी वेव में जो माध्यम के कण हैं, ठीक है, वो, चलो पहले एक बार देख लो, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव रिमेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे यहाँ या जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें जो वैद्युत क्षेत्र सदिश है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, और जो डायरेक्शन ऑफ या जहाँ तरंग संचरण की दिशा है, तीनों क्या होते हैं, लंबवत रहते हैं एक दूसरे के, ठीक है। इस तरीके से अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस ले लें, यहाँ को वेव अगर प्रोपेगेट हो रही है वाई एक्सिस के अलोंग, तो अगर ये यहाँ से देख लीजिए चित्र में, तो अगर ये ई वेक्टर कैसे पता चल रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में ई वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग ई वेक्टर है, ये ई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। आ रहा है समझ में, जैसे ई वेक्टर इसने थोड़ा सा टेढ़ा बनाया, ये ई वेक्टर हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिया है इसने, तो ई वेक्टर
इस डायरेक्शन में है ऐसे, और जो वेव चल रही है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो बी वेक्टर है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ये ऐसे दोनों साइड, ठीक है। तो ये वाला ई ऐसे है, बी ऐसे है, और जो वेव चल रही है वो ऐसे है। तो ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसवर्स नेचर इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी दे दी है 20 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर दे दी है। इसके पास में क्या कर रहे हैं, एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रख दिया हमने। तो हमसे पूछा है कि ये जो कंबाइंड लेंस सिस्टम बन गया, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे फिर? तो जो फोकस दूरी है कॉन्वेक्स लेंस, तो जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी दे दी है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी किस में होगी, प्लस में होगी। तो F1 का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। दूसरा, जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल लेंस है, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर होगी। F1 का मान हो गया 20 सेंटीमीटर, F2 का मान कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। तो अब फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि F कंबाइंड, अगर दो लेंस एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक रखें तो जो कंबाइंड मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी जो रिजल्टेंट फोकस दूरी होती है वो होती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसमें F1 F2 का मान रख दिया तो ये F का मान निकाल दिया, और ये 60 सेंटीमीटर क्या आ गया इसकी फोकस दूरी। ये भी पूछ सकता है कि जो कंबाइंड लेंस सिस्टम है वो किस लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो लास्ट में हमारी कंबाइंड फोकस दूरी आई वो +60 सेंटीमीटर आई, तो जो लेंस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक रिजल्टेंट जो लेंस है, दोनों लेंस को जोड़ के हमने जो बनाया वो एक उत्तल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ओवरऑल फोकस दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है, 60 सेंटीमीटर। 16वां क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बहुत जरूरी है लिखना। जिस बिंदु पर अपवर्तन हो रहा है उस बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों लाई करते हैं या एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहते हैं? दूसरा नियम कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो आपतन कोण की ज्या है और जो अपवर्तन कोण की ज्या है, दोनों का अनुपात एक क्या रहता है, क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। जो ज्या का मतलब होता है साइन। तो आपतन कोण आई हो गया, अपवर्तन कोण आर हो गया, तो इसकी ज्या मतलब साइन ऑफ आई, और ये आपतन कोण की ज्या होगी, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन ऑफ आर। ये क्या होता है, एक नियतांक होता है। इस नियतांक को ही क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इस नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17वां। इसमें पूछा है द्रव्य तरंगें क्या हैं, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य के लिए डी ब्रोगली संबंध बताइए। तो देखिए, तो डी ब्रोगली क्या कहते हैं, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव नेचर अल्सो। तो कोई भी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास जो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होता है, एंड द वेव करस्पॉन्ड टू दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। और जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उनको क्या कहते हैं, मैटर वेव्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दीज, ठीक हो गया, मैटर वेव्स, या इन्हीं को डी ब्रोगली ने दिया तो डी ब्रोगली वेव्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और जो इनकी तरंगदैर्ध्य निकलती है, क्योंकि हमने कहा, जो डी ब्रोगली ने कहा कि जो पार्टिकल है उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है या वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। तो वेव है, तरंग है, तो तरंग का तरंगदैर्ध्य लैम्डा निकालने का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है h/p, जहाँ h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और p क्या होता है, m/v, मतलब मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, संवेग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वां, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट करें। तो नाभिकीय
ये फिशन मतलब विखंडन होता है, पहला वाला क्या है, विखंडन है, ये विखंडन, और ये संलयन है। फ्यूजन माने संलयन, फिशन माने विखंडन। तो नाभिकीय संलयन देखिए, सॉरी नाभिकीय विखंडन देखिए पहले। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हैवी पार्टिकल स्प्लिट इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो भारी पार्टिकल्स हैं, जो भारी पार्टिकल हैं वो टूट जाते हैं किसमें, छोटे हल्के न्यूक्लियाई में, हल्के नाभिकों में, ठीक है। इसका उल्टा, इसमें दो छोटे नाभिक मिलकर, जो कि बहुत ही तेज स्पीड से एक साथ चल रहे हैं, वो मिलकर एक बड़ा नाभिक उत्पन्न करते हैं। दूसरा, फिशन में कम एनर्जी निकलती है, यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल जाती है। फिशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल होता है कंट्रोल करना, ठीक है। इसका उदाहरण देख लीजिए, इसका भी देख लीजिए। 19वां क्वेश्चन देखिए अब, किरचॉफ का नियम। 19वें का किरचॉफ के नियमों को लिखे आया है। तो किरचॉफ का दो नियम है, आपको पता ही है। तो पहला नियम है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। तो किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार क्या होता है फिर, किसी संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग, ठीक है, बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो लॉ है, जो नियम है, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, बेस्ड है। इसको, इसमें संधि की बात होती है तो इसको संधि का नियम भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। संधि की ओर आने वाली धाराओं का, जितनी धाराएं आ रही हैं उनका बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये चित्र देख सकते हैं जिसमें देखिए I1, I2, I3 संधि की ओर आ रही हैं, तो इन तीनों का बीजगणितीय योग I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है, I4 बाहर को जा रही है, I5 बाहर को जा रही है, तो I4 प्लस I5 के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा लॉ, तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस एंड तो देखिए जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है वो कहता है किसी लूप में, ठीक है, किसी लूप में अगर करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस है, तो धारा और जो प्रतिरोध है उनका जो गुणा करेंगे, उनका जो बीजगणितीय योग निकालेंगे, उस लूप में जो जितने भी सेल हैं उन सभी के जो सेल हैं उन सभी के जो ईएमएफ होंगे उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। अब है इसके बाद 20वां क्वेश्चन, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो क्या करना है, इसमें एक परमाणु है वो नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, परमाणु है कोई, उसमें एक उसका नाभिक होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है या घूम रहा है। तो सबसे पहले क्या किया, फिर एक हमने लिखा लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका ये जिस पर आवेश है ई, वो क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या के नाभिक के चारों ओर वी वेग से घूम रहा है। तो एक चक्कर पूरा लगाने में ये कितनी दूरी तय करेगा, फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके परिधि के बराबर, और जो वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो ये पूरी डिस्टेंस जो तय करेगा वो क्या होगी, 2πr, ये पता होना चाहिए। और अगर इस पूरे का एरिया निकालें, इस पूरे जो ये हमारा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अगर इसका पूरा एरिया देखें तो πr² होगा, यहाँ पे लिख दिया इसने एरिया। तो अगर आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, धारा, तो I बराबर Q/T, यहाँ पे एक क्या कर रहा है, आवेश की जगह एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बट्टे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो E/T इस वाली कंडीशन में, इस सर्किट में बहने वाली या इस परमाणु में बहने वाली धारा कह सकते हैं। अब हमें पता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो हम समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या आएगा, दूरी बट्टे चाल। तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी, 2πr इसके सरकमफ्रेंस के बराबर या इसकी परिधि के बराबर, बट्टे इसकी चाल अगर हमने v मान ली तो ये 2πr/v। तो अब इसमें कितनी करंट बहेगी ये अगर हम निकालें तो I बराबर क्या होगा, I बराबर अभी हमने पढ़ा था I बराबर Q/T। अब Q की जगह इलेक्ट्रॉन की केस की बात हो रही है तो E/T आ गया, अब T की जगह क्या आ गया, 2πr/v, तो ये आ गया EV/2πr।
तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। I बराबर EV अपॉन 2πr। तो अब हमने क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो चुंबकीय आघूर्ण M बराबर I इंटू ए, फॉर्मूला लगाया तो I का मान हमें पता चल गया, और ए मतलब ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया अभी बताया था πr² वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², तो दोनों का मान रख दिया, तो ये आ गया तुम्हारा कितना, EVR अपॉन 2π। अब देखो बोर का जो परमाणु सिद्धांत था उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकते, कुछ ऐसी ही ऑर्बिट में घूमेंगे जिसके लिए क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2π का। तो यहाँ से जो j का मान होगा वो क्या होगा, mv इंटू आर, एक तो ये होता है, और जो जे बोर कहता है, बोर के अनुसार क्या होगा, NH अपॉन 2π, h अपॉन 2π का क्या होगा, ये पूर्ण गुणक होगा कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, और जो ऊपर से किसका मान आया था, हमारा m का मान आया था, उसको इस पर पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो m आएगा वो h अपॉन 4π, ये जो पूरा मैग्नेटिक, ये एलिमेंट्री मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि भंवर धाराएं क्या हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, भंवर धाराओं का कोई एक उपयोग लिखो गया था। तो भंवर धाराएं क्या होती थी फिर, भंवर धाराएं वे धाराएं हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन द बल्क ऑफ मटेरियल, जो कहाँ उत्पन्न होती हैं, मटेरियल में उत्पन्न होती हैं, किसके कारण, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती हैं। दीज करंट अपोजेस मेन करंट विच प्रोड्यूसेस लॉसेज, तो ये क्या करती हैं, जो मेन करंट है उसका क्या करती हैं, विरोध करती हैं, और ये लॉस को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ये कैसे उत्पन्न होती हैं, तो ये इसके बारे में आप लिख लोगे हाउ दे अराइज, और फिर इसमें पूछा गया है कि इसका कोई एक उपयोग लिखिए, तो ये आप कर ही लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला बहुत ही इजी है, इसको आप कर ही लेंगे, लेंस मेकर फार्मूला। अगला है हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो जो हाइगेंस है उसकी द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो पहला क्या है, एवरी पार्टिकल सिचुएटेड ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू वेव सोर्स फ्रॉम विच न्यू वेव ओरिजिनेट, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। तो जो प्रत्येक पार्टिकल जो कि कहाँ स्थित है, वेव फ्रंट में है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है, और जहाँ उससे क्या करती हैं, जो वेव्स निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। दीज वेवलेट्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ ओरिजिनल वेव इन एवरी डायरेक्शन। तो ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो हर दिशा में आगे बढ़ती हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ ओरिजिनल वेव। जैसे जो ओरिजिनल वेव है उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड इसकी क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ही आगे को बढ़ेगी, ठीक है। अगला, एट एनी इंस्टेंट द इन्वलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स गिव डायरेक्शन ऑफ न्यू वेव फ्रंट एट दिस पॉइंट। तो किसी भी समय जो इन्वलप होता है सेकेंडरी द्वितीयक तरंगिकाओं का, वो किसको निरूपित करेगा, उस टाइम पे जो वेव फ्रंट है उस जो वेव फ्रंट है उसकी उस समय पे डायरेक्शन को ये निरूपित करेगा। 24वां क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी मेटल सरफेस पे हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो क्या होता है, मेटल के सरफेस से क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें पूछा क्या था, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो ये तो हमने बता दिया। फिर दूसरा इसमें पूछा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन और देहली आवृत्ति, तो वर्क फंक्शन और देहली आवृत्ति, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये पूछा है। तो वर्क फंक्शन क्या होता था, कोई इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस पे बाउंड है, ठीक है, तो उसमें हम अगर बाहर से लाइट इंसिडेंट करते हैं तो दो काम करते हैं। जो एच न्यू हमने फोटोन डाला या लाइट डाली, तो वो क्या करता है, पहले तो उसको जो बाउंडेड एरिया है उससे बाहर निकालते हैं। जैसे कोई मेटल है उसके नाभिक से, जैसे कोई परमाणु है उसके, ये इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन है इसके एक कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये वो करेगा, जैसे जो एनर्जी आएगी वो इसको यहाँ से हटा के इसके सरफेस पे लाएगा मेटल के। तो ये मेटल के सरफेस पे आ गया, मतलब इसको बाहर निकाल दिया, थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन इसको कहते हैं। फिर क्या करेगा, जो एनर्जी बच गई इसमें से, जैसे 5
जूल की एनर्जी मिली, 3 जूल इसको बाहर निकालने में, इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में खर्च कर दिया गया, तो 2 जूल बची। तो 2 जूल क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन की क्या करेगी, गतिज ऊर्जा को बढ़ा देगी। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइन, तो जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका फिनोमिना क्या हो, अकर हो, या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सके हमें। ठीक है, तो जो फाई और जो कार्य फंक्शन फाई होता है वो किसके बराबर होता है, एच न्यू 0। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड और बोर का परमाणु मॉडल ये किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आप कर लोगे। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, और क्या, और इसका जो एटम है उसका अधिकांश भाग क्या है, खाली है या हॉलो है। तो बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते तो हैं नाभिक के चारों ओर, लेकिन कुछ एक डेफिनेट कक्षाओं में घूमेंगे, कहीं भी नहीं घूमेंगे। ठीक है, तो कहाँ, कौन सी कक्षा में घूमेंगे, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम का मान क्या होगा, जिस कक्षा के लिए एंगुलर मोमेंटम का मान अभी आया था h/2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। और इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं किसी नाभिक के चारों ओर, तो वो एनर्जी को न तो एब्जॉर्ब करते हैं न ही रिलीज करते हैं। ठीक है, और अगर सॉरी एक सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है उसको रेडिएट नहीं करते हैं। अगर एनर्जी को वो कहीं से बाहर से एनर्जी मिल गई तो वो क्या होंगे, बाहरी कक्षा में चले जाएंगे, उनको एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, और एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद पुनः ग्राउंड स्टेट में कह सकते हैं वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी आज इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद अगले टॉपिक पे, अच्छा ये पूरा ही कर लेते हैं। तो रदरफोर्ड में क्या कहा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एनीवेयर, तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर कहीं भी घूम सकते हैं। बोर ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर कुछ ऐसी ही कक्षाओं में घूमेगा जिसके लिए क्या है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसका है, h/2 का पूर्ण गुणक है। ये स्टेबिलिटी को नहीं दिखा पाता, ये स्टेबिलिटी को बताते हैं। ये स्पेक्ट्रम को नहीं दिखा पाता, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, या ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम को क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, तो इससे आगे वाला अब हम बाद में देखेंगे। 25 क्वेश्चन हो गए।